अभी तो इनको शुरू करते हैं थोड़ा हम सेकंड ईयर की। इसका जो हमारा बुक का नाम है पश्चिमी राजनीति चिंतन, और चैप्टर है हमारा पश्चिमी राजनीति चिंतन का महत्व। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका महत्व क्या है, इसका चिंतन, पढ़ने से हमें क्या महत्व होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यूनिट 1। पहले हम राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ लेते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं और राजनीतिक दर्शन क्या है, और फिर राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक चिंतन से किस तरह से भिन्न है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन है यह समाज और राजनीति के बारे में विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है। जो समाज और राजनीति है उसके बारे में जो विचार बनाए गए हैं बड़े बड़े थिंकरों के द्वारा, आदमियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है। इसमें यह देखा जाता है कि अलग अलग विचारकों ने, जो अलग अलग विचारक हैं, ने राजनीति के बारे में क्या कहा है और उनके विचार कैसे समय समय पर बदलते रहे हैं। तो राजनीतिक चिंतन हमें यह चिंतन कराता है। राजनीतिक सिद्धांत, यह राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों और विचारधाराओं का विश्लेषण करता है, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, उदारवाद, यथार्थवाद और अन्य कई विचारधाराएं। इसमें यह देखा जाता है कि इन सिद्धांतों के पीछे के तर्क और दृष्टिकोण क्या है। ये बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश की है मैंने इस चैप्टर को, कि आपको बेसिक पता चल जाए राजनीतिक चिंतन के बारे में। तो कि फिर इसके बाद हम तकरीबन जो भी थिंकर्स है उनके इतिहास, उनका परिचय, उनकी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें इसका थोड़ा मॉडल पता चल जाएगा कि राजनीतिक चिंतन क्या है क्या नहीं, तो उनके बारे में समझने में। राजनीतिक दर्शन, यह राजनीति के गहरे और बुनियादी सवालों पर विचार करता है, जैसे न्याय क्या है, सुंदरता का क्या अर्थ है, असमानता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसमें अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे कई बार कोई विचारक आ जाते हैं वो राजनीतिक दर्शन शास्त्री थे, तो उनमें ये पॉइंटों पे वो दर्शन शास्त्री काम करता है। राजनीतिक सिद्धांत वो उसमें वो पॉइंटों पे काम करता है, वो लोकतंत्र के बारे में बात करता है, समानता, समाजवाद, उदारवाद। तो किसी सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत के बारे में बताइए, विचारधारा, इन उदारवादी सिद्धांत के बारे में बताइए, तो उसमें सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर आ जाते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच में संबंध। पिछली बार जो मैंने एग्जाम दिए थे जब, तो उसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में क्वेश्चन आया था सबसे पहला। तो राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो राजनीतिक चिंतन तो हमारे पता है, हमने ऊपर पढ़ा भी। यह राजनीतिक चिंतन राजनीति और समाज के बारे में विचारों और सिद्धांतों पर केंद्रित होता है। राजनीतिक विज्ञान, यह राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए सरकार कैसे काम करती है, चुनाव कैसे होते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कैसे कार्य करती हैं, ये मुद्दे पर विश्लेषण करता है राजनीतिक विज्ञान। जब इन मुद्दों पर क्या, क्यों, कैसे, जब राजनीतिक विज्ञान होता है, इनके संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है, यानी एक दूसरे के मिलजुल कर ही काम करते हैं। राजनीतिक चिंतन हमें यह समझने में मदद करता है कि राजनीतिक विचार और सिद्धांत कैसे विकसित हुए, और राजनीतिक विज्ञान इन विचारों को वास्तविक दुनिया में कैसे लागू किया जाता है, यह समझने में मदद करता है। ये हो गया अपना मोटा मोटा थोड़ा समझने के लिए। राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, पहले इतिहास में गहराई। राजनीतिक चिंतन प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विचारों का अध्ययन करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समय के साथ राजनीतिक विचार बदलते रहे हैं। व्यापकता, इसकी फैलाव कितना है। इसमें विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों को शामिल किया जाता है, जिससे हमें राजनीति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। समाज और राजनीति पर प्रभाव, राजनीतिक चिंतन के विचार समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचार राजनीतिक चिंतन से ही आए हैं और आज के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देख लेते हैं पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का मतलब है उन विचारों और सिद्धांतों से है जो पश्चिमी देशों में राजनीतिक और समाज के बारे में विकसित हुए हैं। इन विचारों का महत्व कई कारणों से है। प्राचीन सभ्यताओं का योगदान, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में जड़ें प्राचीन ग्रीस और रोम से सभ्यताओं से पाई जाती हैं, जैसे प्लेटो और अरस्तु, जो हमारे बहुत ही पुरातत्व विचारक माने जाते हैं पश्चिम के, जो सबसे पहले विचारक दार्शनिक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं कई चीजों का। के विचारों ने राजनीति को समझने का एक नया तरीका दिया।
लोकतंत्र की अवधारणा। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। यूनान ग्रीस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई और फिर यहाँ विचार समय के साथ विकसित हुए और आधुनिक लोकतंत्र का भी आधार बने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया गया है। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स जैसे दार्शनिकों ने बताया कि व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। शासन के रूप। पश्चिमी चिंतन में विभिन्न शासन प्रणालियों का विश्लेषण किया है, जैसे कि राजशाही, गणराज्य और तानाशाही डिक्टेटरशिप। इससे विभिन्न देशों ने अपने राजनीतिक ढांचे को बेहतर तरीके से समझा और अपनाया। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, साम्यवाद जैसी आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं भी पश्चिमी चिंतन से ही आई हैं। ये विचारधाराएं आज के विश्व में राजनीति को प्रभावित करती हैं। प्रभावी शासन के सिद्धांत। किस तरीके से शासन अच्छी तरीके से किया जा सकता है, तो उससे भी यहीं से आया। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने प्रभावी शासन के सिद्धांत भी प्रस्तुत किए, जैसे कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। इसके विश्व पर क्या प्रभाव है? पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का प्रभाव केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर भी पड़ा है। इन विचारों ने वैश्विक स्तर पर राजनीति को एक नया रूप दिया है, क्योंकि कोई ना कोई नेता इनसे प्रभावित है और इनकी विचारधारा को फॉलो करता है, पर किसी न किसी तरीके से अपना उसमें ट्विस्ट या ट्विक कर देता है, थोड़ा संशोधन करके यूज करता है उसको, और विचारधारा वहीं से फॉलो की जाती है, वही सेम विचारधारा चलती है। राजनीतिक संस्थाएं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक संस्थाओं का बहुत महत्व है। राजनीतिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो सरकार को और समाज को चलाने में मदद करती हैं, जैसे कि संसद, न्यायालय और प्रशासनिक तंत्र। राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। इसमें चुनाव, कानून बनाने की प्रक्रिया और सरकार के विभिन्न कार्यों को शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं दो जो विचारधारा है, एक राजनीतिक व्यवहारवाद और एक राजनीतिक यथार्थवाद। राजनीतिक व्यवहारवाद यह दृष्टिकोण राजनीति में व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें देखा जाता है कि लोग राजनीति में कैसे शामिल होते हैं और प्राथमिकताएं क्या होती हैं और वे कैसे निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए यह अध्ययन करता है कि लोग चुनाव में क्यों और कैसे वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं। ये व्यवहारवाद में हो गया हमारा कि व्यवहार क्या रहा है, ये व्यवहार को देखता है राजनीतिक व्यवहारवाद। अब यह राजनीतिक यथार्थवाद, यह दृष्टिकोण राजनीति को व्यावहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण से देखता है, बजाय आदर्शवादी दृष्टिकोण के, कि कल्पना नहीं करता। ये यथार्थ जो वास्तविक चल रहा है दृष्टिकोण, क्या दिख रहा है उसको सामने, सिर्फ उसी का चिंतन करता है, उसी का विश्लेषण करता है। इसमें राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को उनके वास्तविक संदर्भ में समझने की कोशिश की जाती है, जैसे सत्ता संघर्ष, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उदाहरण के लिए यह अध्ययन करता है कि देशों के बीच संबंध कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, जैसे कि युद्ध और शांति किस तरीके से बनी हुई है, वहां पर युद्ध क्यों हो रहे हैं और शांति के कारण, युद्ध के कारण क्या है और शांति बनाने के उपाय क्या है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व हमने कुछ पॉइंट्स ऊपर भी पढ़े हैं, पर कुछ पॉइंट्स अब नीचे हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, बल्कि इसके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे समाज में और राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको कुछ इस तरीके से समझते हैं। एक तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की जो परिभाषा थी वो वहीं से आई है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों को जन्म दिया। इन विचारों ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों को जन्म दिया। इन विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आकार दिया है, यह जहां जनता की आवाज और उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र की जो जॉन लॉक और जीन जैक रोसो, जो दो विचारक हैं पश्चिम के, वेस्टर्न पॉलिटिकल के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों का ने यह विस्तार प्रस्तुत किया उन्होंने कि सरकार को जनता की सहमति से ही शक्ति मिलनी चाहिए। यह विचार आज के लोकतांत्रिक देशों की बुनियाद है। सामाजिक अनुबंध का हमने पहले ही पढ़ा था कि समाज में जो लोग थे उन्होंने सरकार का निर्माण लोकतंत्र इसलिए किया था क्योंकि वे अपने भलाई के लिए करना चाहते थे, कि वो हमारी भलाई करेंगे, हमारे जो नियम, हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा करेंगे, ना कि उनको उल्लंघन करेंगे, उन अधिकारों का और दबाएंगे, हमें मिलने नहीं देंगे उन अधिकारों।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया, जो आज भी मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए अपने विकास करने का। मानव अधिकार, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों ने मानव अधिकारों की अवधारणा को विकसित किया, जो आज के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों का आधार है। इन विचारों ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार मिले। इन अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र ने के मानव अधिकार घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया। मानव अधिकारों की सुरक्षा, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार होने चाहिए। इन अधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र में भी की गई है। कुछ राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं महत्व में आ जाती हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें संविधान, संसद और न्यायिक प्रणाली जैसी संस्थाएं शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक शासन के महत्वपूर्ण अंग है। उदाहरण के लिए थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों ने यह बताया कि सरकारों को जनता की सहमति के आधार पर काम किया गया है और इन संस्थाओं को संस्थाएं बनाने का भी हक है कि कहीं एक सीमित पावर नहीं हो जाए, तो इसलिए समय से इस अन्य बहुत सारी संस्थाओं में बांट दी गई सब पावर को। आर्थिक नीतियां, पश्चिमी विचारकों ने विभिन्न आर्थिक नीतियां और सिद्धांतों की भी विकसित किया, जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। मुक्त बाजार, एडम स्मिथ के मुक्त बाजार के सिद्धांत ने यह सुझाव दिया कि बाजार के उद्देश्य बाजार की अदृश्य हाथ स्वाभाविक रूप से आपूर्ति और मांग को संतुलित करती है। यह विचार आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। हमने इसे इनविजिबल हैंड का भी पढ़ा था पिछले इसमें MPS 4 में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। समाजवाद, कार्ल मार्क्स के विचारों ने समाजवादी और साम्यवादी नीतियों को प्रेरित किया, जो समाज में आर्थिक समानता और न्याय की वकालत करते हैं। समाज और संस्कृति पर प्रभाव, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने समाज और संस्कृति को प्रभावित किया है। इसमें व्यक्ति की गरिमा, समानता और न्याय का सिद्धांत शामिल है, जो आज के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय और समानता, प्लेटो और अरिस्टो के विचारों ने नैतिकता और न्याय की परिभाषाओं को समृद्ध किया है। इन विचारों ने समाज में न्याय और समानता को प्रोत्साहित किया। शिक्षा, पश्चिमी विचारकों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सके। शैक्षणिक और बौद्धिक विकास, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने शैक्षणिक और बौद्धिक विकास को प्रेरित किया। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं में इसके विचारों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, जिससे नई पीढ़ी को राजनीतिक और समाज के बारे में गहन समझ मिल सके। वैश्विक संवाद, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ने वैश्विक स्तर पर संवाद और बहस को प्रेरित किया, जिससे विभिन्न संस्कृति और समाज के बीच समझ और सहयोग बढ़ सके। अब देख लेते हैं पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके विचार, उनके राइटर्स। एक तो हमारे प्लेटो आते हैं, इनकी पुस्तक द रिपब्लिक इसके मुख्य विचार हैं। प्लेटो की इस पुस्तक में आदर्श राज्य और न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने राज्य के 3 वर्गों में विभाजित किया है, जो शासक, फिलोसोफर किंग, सैनिक और उत्पादक। ये 3 वर्ग हैं, इसमें विभाजित किया है कि अगर ये तीनों अपने अपने काम करते रहे तो न्याय भी अपने आप ही स्थापित हो सकता है। न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय तब होता है जब प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपनी सीमाओं में रहता है, यही जो मैंने भी बताया। शिक्षा, उन्होंने यह भी बताया कि शासकों की विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे सही और न्यायपूर्ण तरीके से राज्य संचालन कर सके। तो एक राजा बनने के लिए एक शिक्षक पर एजुकेशन पॉलिसी, एक प्रणाली बनाई गई थी प्लेटो के द्वारा, किस तरीके से इतनी पढ़ेंगे जब जाके किंग राजा बन सकेगा, इतने साल पढ़ाई करने के बाद। अरस्तु की पॉलिटिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब प्लेटो का चैप्टर पढ़ेंगे, जब उसके पूरी शिक्षा पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु की पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स किताब है उसकी, उसमें उसके विचार हैं उसके। अरस्तु ने विभिन्न प्रकार की सरकारों का विश्लेषण किया और उन्होंने ये समझाया कि एक अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए। प्राकृतिक राजनीतिक प्राणी, अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और वह समाज और राज्य में ही अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सरकारों का वर्गीकरण, अरस्तु ने सरकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। मोनार्की, एक व्यक्ति का शासन, और ओलिगार्की, चंद लोगों का शासन, और डेमोक्रेसी, जनता का शासन। उन्होंने एक मिश्रित सरकार, पॉलिटी का भी सबसे अच्छा माना। थॉमस होब्स की लिवाइथन,
ये बहुत ही फेमस हैं बंदे, और इनकी फेमस किताबें हैं जिनका आपको समय समय पर नाम सुनता रहेगा, आगे भी पढ़ेंगे जब भी, और पहले भी आपने सुना है लेवाइथन का, तभी फर्स्ट ईयर में भी। मुख्य विचार, हॉब्स हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का कहते हैं जिसे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन नीच, क्रूर और संक्षिप्त होता था। सामाजिक अनुबंध, हॉब्स के अनुसार लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़कर एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक सर्वशक्तिमान शासक लेवाइथन को नहीं सत्ता को सौंपा, सत्ता सरकार बनाई, एक कानून बनाए। उन्होंने अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़ा, प्रतिबंध लगा उनके ऊपर, पर उन्होंने अपने बाकी अधिकारों को बचाने के लिए सत्ता का निर्माण किया, सरकार का निर्माण किया, कानूनों का निर्माण किया, सिक्योरिटी का निर्माण किया। सत्ता का केंद्रीकरण, हॉब्स ने यह भी कहा कि एक मजबूत केंद्रीय सत्ता ही समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रख सकती है। सिर्फ इसको केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, अब विकेंद्रीकरण की परिभाषा चल रही है कि पावर एक जगह नहीं रहनी चाहिए, पावर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए, नहीं तो कोई एक सेक्टर ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, सेंटर ज्यादा शक्तिशाली हो गया, स्टेट ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तो इन सेंटर स्टेट में अलग अलग पावर देते हैं। तो इसलिए, जबकि थॉमस हॉब्स का मानना था कि केंद्रीकरण सिर्फ सेंटर में एक ही बंदे के पास पावर होना चाहिए, कुछ बंदों के पास, और वो जब भी अच्छी तरह व्यवस्था और शांति बनी रह सकती है। जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसके मुख्य विचार हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों और सरकार के सीमित अधिकारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सरकार को सीमित अधिकार होना चाहिए, देख नजर उसमें क्या कहते हैं, उसमें दखल अंदाजी करने में लोगों की विकास में। उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। सामाजिक अनुबंध, जॉन लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। अगर सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। शासन की सीमाएं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सीमित शक्तियां मिलनी चाहिए और उसे जनता की सहमति से ही काम करना चाहिए। हमारा एक लास्ट है इस चैप्टर में, जीन जैक रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी ये फेमस बुक है। जीन जैक रूसो ने यह तर्क दिया कि सरकार को जनता की सामूहिक इच्छा पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामूहिक इच्छा यानी जनरल विल ही सर्वोच्च है। सामाजिक अनुबंध, रूसो के अनुसार एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से लोगों ने एक समाज का गठन किया और अपने कुछ अधिकारों को सामाजिक इच्छाओं का अधीन कर दिया। ये तो सामाजिक अनुबंध के बारे में इन 3-4 राइटरों की अलग अलग, थोड़ी सेम सी सिमिलर सी भी है, पर अलग अलग विचारधारा है थोड़ी। जनता की संप्रभुता, रूसो ने कहा कि जनता ही संप्रभु है, ये जनता ही लास्ट है, बिल्कुल सर्वोपरि है, कि उसका कहना मानना ही। अगर जनता ने कोई चुना है किसी को, यानी जनता ने कोई काम करवाना है तो उसका काम वो करके ही देना है सरकार को। संपूर्ण सरकार को जनता की इच्छाओं के अनुसार ही काम करना चाहिए। सरकार यानी जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, सरकार को बनाई इसलिए गया है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगर इस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और आप नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो तो आपको कमेंट करना होगा नेक्स्ट चैप्टर, तो तभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।